डीएससी समाज की एकता के लिए और डीएससी मिशन को मजबूत करने के लिए आज आप यहाँ एकत्रित हुए। आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले आदरणीय हमारे सीनियर बड़े भाई मलकीत सिंह जी ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही है कि जिस विषय को लेकर आज हमारी ये मीटिंग रखी गई थी, इस मीटिंग के लिए ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली आप लोगों कई लोगों के पास फ़ोन भी आए होंगे XYZ किसी व्यक्ति के कि ये तो ऑटोमेटिकली मीटिंग रखी गई। ये कोई ऑटोमेटिकली मीटिंग नहीं रखी गई है। ये मैंने उन लोगों से चर्चा करके तकरीबन 1 महीना मुझे हो गया है इस मीटिंग के लिए। तकरीबन 15-20 दिन पहले ADC साहब से मेरी चर्चा थी इस बैठक पर। ADC साहब बोलते नहीं, खनकवाल साहब से मेरी लगातार 1 महीने से इस बैठक को लेकर चर्चा चल रही है। और मैंने सबसे पहले संदेश किरण यहाँ आप लोगों के सामने मौजूद है, मैं इनका बहुत धन्यवाद करूँगा दिल से, क्योंकि ये ऐसी मीटिंग में आपको कभी दिखाई नहीं देती। आपने भी शायद पहली बार देखी ऐसी मीटिंग, ये ऐसी मीटिंगों के अंदर नहीं लगते। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने कहा रोशन भाई आप मिशन के उन लोगों को नहीं जानते जिस तरह से मैं मिशन को और मिशन के लोगों को जानता हूँ। मेरा भी दिल इन लोगों से भर चुका है। मुझे क्षमा करना, मैं आपकी मीटिंग में नहीं आ सकता। तो मैंने बड़े भाई से सिर्फ एक ही निवेदन किया था कि आज मैंने पहली बार डीएससी मिशन के लिए, मजबूती के लिए, एकता के लिए और अपने भविष्य की लड़ाई के लिए आपसे निवेदन किया था। आप इस बैठक में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मलकीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एकजुटता की, कि हमें एकजुट होना चाहिए। आज से कम 1 हफ्ता पहले, कम से कम 10 दिन पहले मेरी देवीदास जो स्पष्ट रूप से बात हुई थी कि हम इस तरह की बैठक करना चाहते हैं जो आज एक भेड़ बकरी की जो चाल बन गई है, कोई साथी इधर भाग रहा है, कोई साथी उधर भाग रहा है। आज भी अगर आप देखोगे तो कुरुक्षेत्र के अंदर कैडर कैंप लगाया गया था, जबकि जिस दिन मेरी देवीदास से सुबह 10 बजे बात हुई, मैंने उनसे कहा देवीदास जी हम रोहतक के अंदर शनिवार 8 तारीख को समाज की एकजुटता के लिए डीएससी मिशन के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं सभी को एकजुट करने के लिए अगर बैठक करना चाहते हैं जिसमें कोई मन मुटाव तो अपने मन मुटाव को दूर कर सकता है। तो उन्होंने साथ टाल मटोल करके पहले मुझे कहा मेरे पास एविडेंस है, आई हैव रिकॉर्डिंग। मैं स्पष्ट रूप से आपसे बताना चाहता हूँ मेरे पास सबूत है। उसने पहले मुझे कहा कि ये मैंने किसी को नहीं भगाया मिशन से, मैंने कहा तो भगाने वाले कौन है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि मैं विचार करूंगा। जब मैंने बार बार उनको डीएससी का संडे का नाम दिया तो उन्होंने एक चीज़ खुद कर गई कि हमारा भी डीएससी का कैंप है और हो सकता है वो शनिवार को हो जाए। तो साथियों, जब उन लोगों को ये पता चला कि हमारी एकजुटता की कोई मीटिंग होने वाली है, बल्कि मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ कि जानबूझकर वो कुरुक्षेत्र में कैडर कैंप रखा गया। अब कैडर कैंप की आवश्यकता क्यों है? इस टाइम कैडर कैंप की आवश्यकता है या समाज को इकट्ठा करने की आवश्यकता, ये आपको सोचना चाहिए। कैडर कैंप किस लिए होता है? आपकी पार्टियों के जो अभी कई लोग पार्टियों में काम कर रहे होंगे, कैडर कैंप उन व्यक्तियों के लिए बुलाए जाते हैं, लगाए जाते हैं जो जिला अध्यक्ष होते हैं, जो मंडल अध्यक्ष होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप फील्ड में जाओगे, अपने लोगों के बीच में क्या बात करनी है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से, क्या वो जो घोषित लोग हैं डीएससी टीम द्वारा जो कैडर कैंप लगा रहे हैं, वो जैसे क्या कोई रजिस्ट्रेशन वाले, क्या किसी ने ये घोषित किया कि ये व्यक्ति ट्रेनिंग क्या होंगे? एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी वाल्मीकि समाज से क्षमा करना चाहूँगा, यानी डीएससी को बन गया हूँ, लेकिन हमें कई बातें पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए। अगर आप अपने मोबाइल खोल के देखो, उस बैनर पे साफ लिखा हुआ है वाल्मीकि अंबेडकर एम्प्लॉयज एक सोसाइटी है, उसके तत्वाधान में वो हो रही है। जब ये वंचित समाज की बैठक है तो किसी के तत्वाधान में नहीं, उसकी व्यवस्था को तो निवेदन हो सकता है। वो जो कुरुक्षेत्र में गया था वो कोई एम्प्लॉयज थे जी, और आज भी कोई एम्प्लॉयज है। एक चीज मैं और आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, आप उस बैनर को गौर से पढ़े, उस पर 4-5 व्यक्ति के नाम है, वो सभी के सभी वाल्मीकि समाज से है। क्या ट्रेनिंग देने वाले धारक समाज से, साथी समाज से या खटीक समाज में पैदा नहीं है? यहाँ प्रोफेसर भी बैठे हैं, ADC HCS और रिटायर्ड अधिकारी भी बैठे। मैं क्षमा चाहूँगा मैं इन शब्दों को प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। एकजुटता की जो बात है, व्यक्ति
जब तालियां बजाता है तो दोनों हाथों से बजती है, और व्यक्ति दोस्ती भी करता है तो दोनों के हाथ सेम सेम बढ़ने आगे चाहिए। और दोस्ती और गठबंधन दाग, दिल के दाग मिटाकर बढ़ाया जाता है। दोस्ती को दिल के दाग जब तक आप नहीं मिटाएंगे तब तक आप इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं स्पष्ट रूप से मलकी जी मेरी ओर ध्यान केंद्रित करें, आप उनको बताएं भी, रिकॉर्डिंग भी हो रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना तो मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, ना मैं नेता हूँ, ना मेरी टिकट कुर्सी छीनने का खतरा, ना नौकरी जाने का खतरा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की ये जो मीटिंग है ये स्पष्ट रूप से आदरणीय, मैं नाम भूल गया सर, रमेश जी, प्रहलाद सोलंकी जी ने एक बहुत ही बेहतरीन बात की। भाई बार बार आते हैं और चाहे समोसा या खाना खाकर चले जाते, घूमता जाते, ये सत्य है। आज जो यहाँ से व्यक्ति जाए, मैं मलकी जी की बात को एक बार कंप्लीट कर दूँ। क्या दिन है मलकी जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, गुटबाजी जितनी होगी उतना अच्छा होगा। अच्छा कैसे होगा और एकजुटता कैसे भी इसका भी उदाहरण दूँ। किसान आंदोलन के 40+ गुट थे, लेकिन उनका टारगेट एक था किसान बिल को वापस कराना। उन्होंने कभी अपने नेता के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोला, उन्होंने कभी भी किसान आंदोलन के किसी भी गुट को कमजोर साबित नहीं किया। आपकी पल पल की रिपोर्ट सीआईडी के पास जाती है, अगर आप स्वयं ये बातों को उठाओगे तो कहीं ना कहीं सरकार तक आपकी बात जाएगी कि लोगों में फूट है, आपको डीएससी कभी नहीं मिलेगा, आपके 50 फूट। दूसरी बात, आपकी एकजुटता कैसे होगी? आप उसी कृषि आंदोलन से सीख सकते हैं। 40+ वो गुट थे, उन्होंने लास्ट में जब वो टेबल जो मीटिंग की करते थे या सरकार से मिलते थे, वो एक संयुक्त मोर्चा की एक टीम बनाकर जाते थे। वो अपने अपने गुट से अपने नेता को भेजते थे, वो सरकार से बात करते थे। अगर आप लोग भी, चाहे वो मलकी कितना छोटा भाई है या XYZ, मैं तो 2-4 गुट और बढ़े, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जब पता ही नहीं है। आप फरीदाबाद में भी एक ही कार्यक्रम हुआ था, पलवल में आज तक एक कार्यक्रम नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे जिले हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप सब लोग जितने गुट बनेंगे वो वहाँ अपने प्रचार करेंगे, सरकार तक बात होती नहीं है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरी अपनी निजी राय है। बात जब एकजुटता की आएगी, मैं जैसे कीमतीलाल मेरे सामने छोटा भाई बैठा है, मैं इसको भी समझाने का प्रयास करूँगा कि कीमतीलाल आप अपना गुट चलाओ, में कोई आपत्ति नहीं है, आप रथ यात्रा निकालो, अनशन पर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार से मिलने की बात आएगी, अकेले मत मिलना, वरना जैसे आज मलकी जी पर आरोप लगाया गया तो ऐसे लोग आपसे भी आप पर भी आरोप लगाएंगे। आप कोशिश करना कि जब सरकार से बात करने जाओ, जितने ये गुट बने हुए, 4 गुट और बन जाए, आप एक संयुक्त मोर्चा बना के जाए तो शायद आपकी एकजुटता दिखाएगी और आपकी बात मंजूर भी करेगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ और स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। आज का आपने बैनर भी देखा होगा जो यहाँ के रोहतक की मीटिंग के लिए जो जारी किया गया था, उसमें लिखा गया था मिशनरी कैंप। मिशन एक ऐसी चीज़ होती है, मिशन में भूखा प्यासा रहकर मिशन में काम कर सकता है। अगर आपकी नीति और नीयत सही होगी ना, तो आपको पैसे देने वाले एडीसी साहब जैसे, हमारे खनकवाल साहब जैसे, प्रोफेसर साहब जैसे, ऐसे बहुत सारे लोग आपको फाइनेंशियली मदद करने के लिए भी आ जाए। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सोलंकी साहब की बात पर दोबारा जाता हूँ, संतुष्ट हो गए मिलकी जी आप मेरी बात से? एकजुटता भाई साहब, अब मैं सोलंकी साहब की बात की तरफ जाता हूँ। सोलंकी साहब ने जो टीम बनाने की बात की है, मैं आप लोगों से एक बार हाँ या मैं ना में जवाब देना चाहूँगा। क्या हरियाणा में गुटबाजी को खत्म करना चाहिए या एक टीम और बनाने की आवश्यकता? सीधे एकजुटता। अब ये मीटिंग फिर मैं रिपीट करूँगा, ये मीटिंग मैंने बार बार ये डाला है संदेश की एकजुटता के लिए बनाई गई है। जो व्यक्ति इस मीटिंग में नहीं आया आज की एकजुटता में, आप उनको समाज के हितैषी या समाज को मजबूत करने वाले समझोगे या उनको अलग राह चलने वाले को समझोगे? हाँ या ना में जवाब। अभी तो आप कुछ पूछ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, कितना बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। टारगेट एक होना चाहिए बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है, मैं बिल्कुल सही बात है। मैं मलकी जी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मलकी जी ने सिर्फ ये चीज़ कही कि एकजुटता की बात होनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग चाहते हैं हम एकजुट होकर काम करें, वो एकजुटता हम लास्ट में गुटों के एक संयुक्त मोर्चा बना कर कर सकते हैं। आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए, जितने लोग यहाँ आए हैं, ये मेरा मानना है, जो लोग आपको लगे कि ये लोग काम कर सकते हैं,
तो एक टीम आज यहाँ से भी बढ़नी चाहिए, ये मेरा निजी विचार है। अगर किसी को गलत लगे तो मैं समझता हूँ। जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो क्योंकि किसी ने कहा है, मेरे गुरुजी थे नरेंद्र शास्त्री जी, उन्होंने ये कहा था कि काम छोड़ दो लेकिन काम ना छोड़ो, काम का तरीका बदल लो अपना, मतलब काम वही रखो, तरीका बदल लो काम करने का। अगर आप लोग वहाँ फिट नहीं बैठते हैं, या कीर्तिलाल जी के साथ तो फिट नहीं बैठता, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, या एडीसी के साथ या सदेश भाई के साथ, या जो आज मीटिंग कर रहे हैं उनके साथ कोई फिट नहीं बैठता है, आप काम करना ना छोड़ो। आप अपनी नीति को अपने आगे से आगे कोई रणनीति बनाओ, उस रणनीति पे काम करो। मैंने गोहाना में भी एडीसी साहब आप मेरे ख्याल से मौजूद थे, और आप भी सोलंकी साहब शायद मौजूद थे। मैंने एक चीज़ की थी, उस बात को नोटिस नहीं किया कि अगर आपको ये मिशन मजबूत करना है तो, और कोई आपने अगर एक गुट भैया टीम बनानी है, तो उस टीम के अंदर हमें 3 तरह के लोगों की आवश्यकता है। नंबर 1 जो फाइनेंशियली मजबूत हो, नंबर 2 जो प्लानर हो, जो रणनीति का हो, जो बार बार आपकी एक रणनीति काम नहीं आई तो दूसरी रणनीति को क्या है, और तीसरा जो हार्ड वर्किंग हो, जो हार्ड वर्कर हो, जो मेहनत कश लोग, उनके पास पैसा नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, वो लोगों को इकट्ठा करके तुम्हें सरों की लड़ाई है। तो मैं ऐसे लोगों की टीम बनानी चाहिए, और उस टीम की अपनी जिम्मेदारी देनी चाहिए। ये नहीं है कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, नौजवान साथी भी हो सकता है, वो हमारी बहन बेटी भी हो सकती है, तो लोगों को हम जिम्मेदारी दें। तो अगर हम इस नीति पे काम करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ना तो अनशन करने की, ना रथ यात्रा निकालने की, क्योंकि सरकार भी तो आपको देखना चाहती है ना कि आप कितने एकजुट हो। आप एकजुट हो गए जब सरकार अभी शपथ बड़ा कार्यक्रम करने की भी बात एक साथी ने कही थी। बड़ा कार्यक्रम होगा कैसे? बड़ा आसान है, बहुत आसान तरीका मैंने गोहाना में भी कहा था। हरियाणा के 6,874 गाँव हैं, आप 874 को निकाल दो, 6,000 गाँव, हर 22 जिले, हर जिले में किसी न किसी का एक आदमी, एक गांव से एक आदमी उठाओ, आपकी एक गोल पे 6,000 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, ये दावे दे सकते हो, लेकिन काम करने के लिए तो तैयार है। ये सत्यता है, कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। अभी बात चल रही थी कि गाँव वालों को नहीं पता क्यों नहीं है? क्योंकि हम वहाँ तक जाने का प्रयास ही नहीं करते। और देखो अब अपने जो लोग जा रहे हैं, लेकिन ये हमें आवश्यकता है कि हरियाणा के जो 6,874 गाँव है, मलकीत भाई है, मैं हूँ, या और भी जितने लोग बैठे हैं, ये सब आज एक संकल्प भी लेके जाए। आप हफ्ते में एक बार संडे का दिन होता है, चाहे आप अपनी रिश्तेदारी में जाओ, चाहे अपने भाईचारे में जाओ, या पड़ोसी के घर बैठो, आप एक फोटो वायरल करो कि आज मैं फलाने गांव में गया और डीएससी की चर्चा करो, वहाँ चर्चा भी करो, तो लोग जागरूक हैं और लोगों को जोड़ो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जब आपका एससी जो खत्म कर दिया गया था, तो हमारे बड़े भाइयों ने कम से कम 50,000 आदमियों का सम्मेलन किया था। आप लोगों को रोहतक में किया था, आप लोगों को याद होगा, इसलिए वो कामयाब हुए थे। हम लोग क्यों कामयाब नहीं है? हम लोग इकट्ठा ना तो करना जानते हैं, ना करवाना जानते हैं। मैं शायद आप सबका बच्चों मुझसे मेरे शब्द में गलती है, मैं माफी चाहूँगा। और ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ों में काम करने की आवश्यकता साथियों। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी अगर भविष्य में एक टीम बनती है, एडीसी साहब में आपसे जो खरेवाल साहब जो भाई सदस्य ग्रामीण बड़े मेहनती साथी है, अगर ऐसा कुछ बनता है कोई टीम, तो हमारे पास एक लीगली एक मेमोरेंडम होना चाहिए, ज्ञापन होना चाहिए, जिसमें आंकड़ों सहित विवरण हो, और वो आंकड़े 1994 से लेके 2023 तक के आंकड़े हो, जिसमें ये भी बताओ कि 1994 में हमें ऐसे क्यों दिया गया था, और 2023 में आज क्यों देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सबसे आर्टिकल 16 के भाग 4 का हवाला दे चुकी है कि अगर सरकार चाहे तो अपने राज्य में वो आरक्षण का वर्गीकरण कर सकती है, यानी कि रोजगार वो आरक्षण में से आरक्षण दे सकती है। EWS आप सब सरकार के सामने जो भी गुट जाए, जब वो कीर्तिलाल का जाए, मलकीत जी या एडीसी किसी का भी गुट जाए, वो आप एक लीगली एक ज्ञापन, एक मेमोरेंडम बना के जाए और उनके सामने रखे EWS जो दिया है वो किस आधार पर दिया है। जबकि बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ वो जो दिया था वो शेड्यूल ट्राइब और SC/ST के लोगों को दिया था, अन्य किसी जाति को नहीं दिया गया था। ये मैं भी आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। और जिन आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं, वो आंकड़े स्पेशल आप SC और ST के ना समझे, वो आंकड़े भी अगर कोई सही इतिहास का जानकार है तो वो BC समाज के आंकड़े हैं जो सरकार पेश करके आपके सामने बार बार।
मैं ये भी आप लोगों को बिल्कुल ठोक के साथ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब सरकार ने शुरुआत की थी तो बीसी के आंकड़े सबसे पहले एकत्रित करने शुरू किए गए थे और उसी के आधार पर आज तक सरकार आंकड़े पेश कर रही है। अभी मैं आंकड़ों पे जाऊँगा। हरियाणा में कार्यक्रम हुआ था आश्रम के अंदर, शायद आपको तो कहा हुआ था वाल्मीकि जयंती का। वहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने परिवार पहचान पत्र के कुछ आंकड़े दिए थे वाल्मीकि समाज के कि 9.5 लाख वाल्मीकि समाज है। 9.5 लाख ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी तक परिवार पहचान पत्र बन भी नहीं पाए, या जिनके रिजेक्ट हो चुके हैं, या जिनके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप गांव में जाके देखेंगे तो ये आंकड़े भी बड़े, हम इन आंकड़ों को तो नहीं कबूलते, शायद बहुत सारे लोग कबूलते होंगे, लेकिन जहाँ तक रोशन बिरला का सवाल है इन आंकड़ों को नहीं कबूलता। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपसे भी सही कहूँगा, अभी एक ज्ञापन देने वाली भी बात आई थी। पानीपत की 4 विधानसभा, विड्डो साहब पानीपत से हैं, मंगलराम पानीपत से, जितने भी साथी पानीपत से आए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हम पानीपत में आप सब मिलकर क्या ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं। विधायक इनकी जिम्मेवारी पे 4 विधानसभाओं की जिम्मेदारी है ज्ञापन देने। जब आप एक अच्छा सा मेमोरेंडम बना के देंगे, आप जब कहोगे तब हम पानीपत से इसकी शुरुआत कर सकते हैं मेमोरेंडम। वैसे तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब लीगली जैसे मैंने बताया जिसमें आंकड़े हो, सरकार मजबूर हो, सरकार समझे कि इनको क्या आवश्यकता है, इनके कितने विशेष उन आंकड़ों में हमारे शिक्षित व्यक्ति भी होने चाहिए, अशिक्षित भी होने चाहिए, बेरोजगार भी होने चाहिए, प्रोफेसर भी होने चाहिए, और साथ में हमारे बड़े भाइयों के भी आंकड़े फलों की इनकी भी। अगर मेरे मुख से कुछ गलत निकला हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। आज यहाँ से अगर आप जाएँ तो मेरे हिसाब से जितने लोग जो आए हुए हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी लेके चले कि अगर आप किसी भी गुट में फिट नहीं बैठते हैं तो आपके पास तीसरा विकल्प भी है, आप तीसरा विकल्प यहाँ से बढ़ा जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा।